इस बार आपको बताना चाहूंगा कि कई पॉलिटिकल चैलेंजेस, कई सरकार के ऐसे चैलेंजेस जिसमें मैन फ्राइडे जब ढूंढा जाता था, तो ये दोनों ही सीनियर, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियंस और थिंकर्स, इन दोनों ने अपने पार्टी को, अपनी सरकार को संकट से उबारा है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। हम बात कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट की, और इंडिया फर्स्ट की राष्ट्र प्रथम की बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं। इसमें जो अभी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है वो एक फैक्टर आता है, इसमें नेशनलिज्म एक फैक्टर आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राष्ट्र प्रथम का मतलब क्या है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या हैं। रविशंकर प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ग्लोबल लीडरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो हम इकोसिस्टम पैदा कर रहे हैं या जो हम इकोसिस्टम लेकर आगे चल रहे हैं, उससे दिख रहा है कि भारत वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करेगा, इंडिया फर्स्ट होगा? देखिए, इंडिया फर्स्ट का उत्तर देने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया का मतलब क्या है। क्या भारत सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, भूगोल है? हमारी पार्टी का, हमारा और यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत की एक संस्कृति है, भारत की एक सभ्यता है, भारत की एक संतति है, और भारत को उसका एक बहुत प्रखर प्रकटीकरण दुनिया के सामने करना है। और आज आपने बात कही तो चाहे वो योग हो, इतना विवाद होता था, 21 जून को योग दिवस है, आज सैकड़ों देशों की दुनिया योग मना रही है। अगर प्रभु राम का मंदिर बनना है संवैधानिक तरीके से तो आज बन रहा है। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है तो अपने आप में दुनिया में रिलीजियस टूरिज्म की बड़ी चीज बनी है। अगर सेना का मेमोरियल बना है दिल्ली में, जो आज तक नहीं बना तो बना है, तो ये हमें अपने अतीत, हमारी देशभक्ति, हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हमारे संस्कार, सब पर अभिमान, ये इंडिया फर्स्ट की पहली शर्त है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा सर, लेकिन क्या हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? जी, मैं बता रहा हूं। मैं वही अपने दूसरे प्रश्न में उसका उत्तर दे रहा था। इंडिया फर्स्ट में भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भारत को जेन्युइनली बड़ा बनना पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में और कूटनीतिक क्षेत्र में। जो आपने सवाल भी किया था जी, मैं अगर आपके सवाल के उत्तर से शुरू करूं, आज भारत की आवाज दुनिया में सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है? ईमानदारी से, अगर कोविड आया तो भारत ने 100 से अधिक दुनिया के देशों को अपना वैक्सीन बना के भेजा कि नहीं भेजा? आप मुझे बताइए। अगर यूक्रेन में लगभग 18-20 हजार भारत के बच्चे फंसे हुए थे मेडिकल पढ़ने वाले, तो उनको रेस्क्यू किया कि नहीं किया? और एक समय तो ऐसा हुआ कि मोदी जी ने पुतिन से भी बात किया और जेलेंस्की से भी बात किया, आग्रह किया भैया युद्ध जरा रोको, हमें अपने बच्चों को निकालना है। यमन से निकाला कि नहीं निकाला? मालदीव्स में अगर पानी की सप्लाई की जरूरत थी तो पानी भेजा कि नहीं भेजा? आज दुनिया के झरोखे में भारत की आवाज सुनी जाती है, और ये तभी सुनी जा पा रही है क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लोकप्रिय नेता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, और अगर भारत की सुरक्षा पर कोई आंख दिखाता है, चाहे बालाकोट हो या उरी हो, तो जवाब देने की क्षमता भी है। अपार्ट फ्रॉम विकास का काम, जिस पर आगे चर्चा कर सकते हैं जी। जब ये पूर्णता आती है तो जो भारतीय प्रवासी बाहर में हैं उनको भी गर्व होता है। आप देखते हैं, आपके चैनल पर हम देखते हैं। और दूसरा क्या होता है कि भारत के प्रति अभिमान। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। वही मैं हेमंत जी से चर्चा कर रहा था, मैं काशी गया था तो, और विंध्याचल भी गया था, तो काशी में मैं भोजन कर रहा था एक रेस्टोरेंट में, परिवार के लोग थे, दर्शन अच्छा हुआ था। तो एक व्यक्ति आया, कहा मैं आपको भोजन में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा, मैं लैटिन अमेरिका में रहता हूँ, 35 साल से बाहर हूँ और दुनिया का कई चक्कर लगा चुका हूँ, मैं ट्रेडिंग में हूँ और बाइकिंग में हूँ,
लेकिन मेरे भारत के पासपोर्ट का इतना महत्व हमें पहले नहीं अनुभव होता था। अभी आप लोग बोलते हैं, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है, लेकिन रास्ता स्पष्ट है और आज दुनिया में भारत की छवि बनी है, तो इंडिया फर्स्ट अपने आप में पूरे स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। पॉइंट टेकन सर। लेकिन आनंद सर, मैं, क्योंकि आपने फॉरेन अफेयर्स देखा है, उसको अच्छी तरीके से आप उस दायित्व को आपने निभाया है। इंडिया फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से बकायदा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को, आपसे पूछा हूं आनंद सर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को, इस आनंद शर्मा सर से कमेंट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं नूपुर वाले स्टेटमेंट की। अब जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो उनको बोलना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक सबसे बड़ा जो चीज सामने आई वो ये थी कि सर ने वैक्सीन का जिक्र किया, हम लोगों ने लीड किया, वर्ल्ड को आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं असेसमेंट की अगर बात होती है, प्रीएम्प्ट करने की बात होती है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया फर्स्ट है या इंडिया अभी भी ट्रेल कर रहा है? देखिए, भारत एक प्राचीन संस्कृति, प्राचीन देश है। इसकी अपनी विशेषता है जो हर देश, हर समाज की होती है, चाहे वो छोटे राष्ट्र हों विश्व में या बड़े राष्ट्र हों। भारत का जो मैं कहूँगा सफ़र, वो लंबे समय से चल रहा है, और भारत की सोच और यहाँ से जो विचार, यहाँ से जो फिलॉसफी बाहर गई भारत की आज़ादी के बाद भी, उसको दुनिया ने स्वीकार किया, उसका सम्मान किया, और ये समझा कि इस देश से एक ऐसी सोच निकल के आती है जो दुनिया में सहनशीलता, एक दूसरे का सम्मान, समावेशी सभ्यता और एक ऐसा विकास जिसमें क्षमता हो सबको साथ लेके चलने की। मैं कुछ साल पहले कई बार गया हूँ, शिकागो गया था जब उनका वो म्यूनिसिपल हॉल नया बना, और चार तरफ उधर सीढ़ी चलती हैं, स्टेप्स जाते हैं, हर स्टेप पे एक एक लाइन लिखी है जो 1893 में स्वामी विवेकानंदा ने वहाँ पे कहा था, इस देश, धर्म और संस्कृति के बारे में। मैं सोचता हूँ कि हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बनाएंगे, इंडिया फर्स्ट तब होगा जब इंडिया वही समावेशी, वही उदारता, वही सहनशीलता, वही सम्मान सबके लिए। हम एक ऐसा देश हैं जो बहुधर्मी है, बहुभाषी है और मल्टी एथनिक भी है। इसमें तीन बड़े जो विश्व के एथनिक ग्रुप्स हैं भारत में रहते हैं। यहाँ पे द्रविडियंस हैं, मंगलॉयड हैं और एरियंस हैं। ये मानना पड़ेगा, ये भारत की वास्तविकता है। जब उसको हम साथ लेके चलें बिना किसी टीका टिप्पणी पे किसी पर भी, तो इस देश की आंतरिक शक्ति बढ़ती है, और आंतरिक एकता जब तक रहती है आप विकास का भी सोचते हैं। क्या हम साथ लेके चल पा रहे हैं? देखिए, मैं हाल के दिनों में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। चाहे वो हिंदू नववर्ष हो, रामनवमी हो, कोई जुम्मे का दिन हो, पिछले 2 बार से ऐसा दिखाई दिया, या हनुमान जयंती हो, हमने जिस तरीके से वायलेंस या सड़कों पे जो चीजें देखी, ये कभी नहीं देखा। जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट आते हैं, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक की बात कर रहा हूं। आपको लग नहीं रहा है कि ये इंडिया फर्स्ट में एकदम डिविसिव होता जा रहा है भारत? ये देखिए, जो भी इस तरह की बात कहते हैं, करते हैं, मैं इसमें इसका राजनीतिकरण नहीं करने के लिए हूँ, पर इस पे हम सबको, जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, उनको बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। Absolutely. और इस पर एक आवाज़ हिंदुस्तान की होनी चाहिए, इस पे 2 आवाज़। ये देश सबका है, ये देश आपका भी है, हमारा है, और ये सारे लोग जो आपने बैठे जो अभी हैं। बात बोली है, और जब तक आपकी समावेशी सोच नहीं होगी, जब तक अगर आंतरिक एकता कमज़ोर होगी और आंतरिक टकराव होगा, तो भारत के लिए वो एक अच्छी खबर नहीं। मुझे समय दें थोड़ा। इनसे सुन रहा था, रविशंकर भाई की मित्र हैं हमारे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। प्रश्न एक है कि भारत का जो मैंने कहा जर्नी की बात की, सफ़र की,
ये पहचान पहले भी थी। जहाँ ये एक सच्चाई है कि निरंतरता होती है देश में, सरकारें बदलती हैं, पर कुछ नीतियाँ हैं वो चलती रहती हैं, संस्थाएं हैं, इस देश के वैज्ञानिक हैं, प्रशासक हैं, इस देश में अनुभवी लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, वो निरंतर अपना काम करते रहते हैं। तो भारत की तकनीक की पहचान सही है आपने कहा, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में इंदिरा जी के समय में हुआ था। राइट। 1975 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष में चला गया था। बड़ी बड़ी संस्थान पहले बन चुके थे। आज वैक्सीन तो देखिए, महामारी जब आती है तभी वैक्सीन बनता है, ना करे प्रभु के दोबारा आए, क्योंकि महामारी आई 100 साल के बाद पेंडेमिक आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उससे 103 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, 700 साल पहले ब्यूबोनिक प्लेग आया था जिसने दुनिया में सबसे खतरनाक आज तक हो रहा। पर यह भी वास्तविकता है कि जिस सीरम इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं वो 1963 में स्थापित हो गया था और 80 के दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर देश बन चुका था। तो भारत का सम्मान हमेशा रहा। भारत की जहाँ तक सेना की बात है, हमारे लोगों के शौर्य की बात है, बहादुरी की, वो पहले भी रही। हमको नहीं भूलना चाहिए कि आपकी बंगाल की खाड़ी में अमेरिका के न्यूक्लियर फ्लीट खड़ा था, 7th फ्लीट। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी तरफ चीन की पूरी फौज बाहर आ गई थी। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूके की न्यूक्लियर फ्लीट उस वक्त अरेबियन सी में आके खड़ा हो गया था। उस वक्त बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज की तारीख तक, आज भी 4 महीने से युद्ध चल रहा है दुनिया में एक जगह जी। सबसे बड़ी जीत भारत की सेना की हुई थी जब 1 लाख पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया था। तो आज ही नहीं, इस देश का सब माथा कभी नीचे नहीं हुआ। अगर हम अपना माथा स्वयं कोई ऐसी चोट पहुंचा दें हमारे यहाँ, हमको रोक लगानी चाहिए। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता, किसकी टिप्पणी से, पॉइंट टेकन। पर ये नहीं होना चाहिए। मैं अंतिम एक सेंटेंस कहूँगा कि भारतीय मूल के कितने लोग खाड़ी में काम करते हैं, वेस्ट एशिया में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो इनवर्ड रेमिटेंसेस है दुनिया में किसी देश को आती हैं अपने डायस्पोरा से, NRI से, वो हिंदुस्तान को आती हैं। $83 बिलियन हमको बाहर से आता है, उसमें से 56 बिलियन या 59 बिलियन तो यहीं से आता है, इन्हीं देशों से। तो हमको ऐसी कोई बात ना करें, ऐसा कोई व्यवहार ना हो। जो लोग करते हैं वो सत्ताधारी दल का तो नुकसान करते हैं, देश का भी कहीं ना कहीं अहित हो जाता है। आपका जो ये बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से आपने चीज़ों को बोला। और रविशंकर जी, क्योंकि जिक्र छिड़ा है सेना का, तो एक स्कीम, एक बहुत अच्छी योजना जिसका नाम अग्निपथ है, आज हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग स्टेट्स में अग्निपथ ही दिखाई दे रहा है। और बिहार से ये शुरू हुआ जहां से आप आते हैं, और आज तो वहां पे ट्रेनें जलाई गई। ये विरोध जो हो रहा है, ये मिसकम्युनिकेशन है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, या फिर अभी तक बहुत अर्ली रिएक्शंस हैं और नी जर्क रिएक्शंस हैं? देखिए, आपके उत्तर देने के पहले मैं आपसे विनम्रता से एक आग्रह करूंगा एक बात रखने के लिए। जी। 14 में नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर 15 का झंडा फहराने गए, क्या कहा? आज मैं लाल किले की प्राचीर से भारत के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करता हूँ। नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, शास्त्री जी हो, उन्होंने सबका नाम लिया। अभी PM का म्यूजियम बना है दिल्ली में, 3 मूर्ति में, सारे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बना है। तो ये हमारे बड़े दिल का परिचायक है जी। इसके लिए हमें क्षमा करेंगे मेरे अजीज दोस्त कि इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आज मुझे अनुमति दीजिए, TV9 का इतना बड़ा ये फोरम मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप मेरे विचार को सुनिए। हमें इस देश के मुसलमानों का वोट कम मिलता है, सच्चाई है। क्यों कम मिलता है अलग विषय है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर हमने कहा कि जनधन की सेवा शुरू की, तो क्या मुसलमानों को उससे अलग रखा? अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो क्या मुस्लिम गांवों को छोड़ दिया? मैं देश के IT मंत्री के रूप में डिजिटल इंडिया को इतना आगे बढ़ाया, तो क्या डिजिटल इंडिया का लाभ नहीं मिला क्या? हमें हमारे काम से देखना चाहिए। ये मैं हमेशा कहूँगा, जब हम सबका साथ, सबका विश्वास, और ये हमको कोई
दबाव नहीं है, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। अगर हम सत्ता पर बैठे हैं तो हमें सबको एक नजर से देखना होगा, क्योंकि इस देश की परंपरा है ऋग्वेद की, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। आपका मार्ग ये है, आप इस मार्ग पर चलें, मेरा मार्ग ये है, मैं इस मार्ग पे चलूंगा। आप मेरे मार्ग का सम्मान करें, मैं आपके मार्ग का सम्मान करूंगा। सर मैं आपको एक चीज आप बस मुझे एक लाइन और। हाँ प्लीज। लेकिन पीड़ा तब होती है जब इस देश का महान नायक सरदार पटेल देश को जोड़ा, मरते हैं 1950 में, और उनको मिलता है भारत रत्न 1991 में। 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताने की जरूरत है क्या? नरसिंह राव थे। मौलाना आजाद मरते हैं 1959 में, एक ग्रेट इंडियन, उनको मिलता है भारत रत्न 1992 में। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं देश के महान सपूतों को देखने में दोहरे मानदंड है। ओके ये करना बहुत जरूरी है, ये समझना ही बहुत जरूरी है। ठीक है। अब मेरा आपका जो सवाल प्रश्न, अब आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मंच से अपने मित्र हमारे आनंद शर्मा जी के साथ आग्रह करूंगा, सारे नौजवान भाइयों से, मेरे बिहार के भाइयों से भी, कि आप शांति मेंटेन करें। एब्सोल्युटली। इस तनाव से कोई फायदा नहीं है। रेलवे की प्रॉपर्टी तो भारत की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी उसे चलने वाले हैं ना, तो उसको जलाकर क्या फायदा हो रहा है? सरकार ने पूरा विचार करके ये नियम बनाया है। सरकार ने आपकी बात सुनी कि कोविड के कारण आपको अवसर नहीं मिला था, तो 2 साल बढ़ा भी दिया, आपने देखा 23 कर दिया। लेकिन एक नया अवसर बन रहा है, इसको आप एक बार एक्सप्लोर करिए ना, देखिए ना, समझिए ना। यही मैं आग्रह करूंगा, और विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री और सारे हमारे सेना के चीफ ने बात कही है। फिर मैं आग्रह करूंगा, शांति बनाए रखें। ये देश आपका है, देश की संपत्ति आपकी है। पॉइंट टेकन। आनंद शर्मा जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर वेन कर रहा है और जिसकी वजह से लोग सड़कों पर हैं। मैं इस पे, क्योंकि आप लोग ज्यादा इस पे डेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं भी ज्यादा पुश नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर आनंद जी वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुद पार्लियामेंट में सरकार ने बोला कि इस देश के अंदर पुलिस की वैकेंसी, स्टेट पुलिस की वैकेंसी 5.3 लाख है। 73,000 से ज्यादा वैकेंसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। आर्म्ड फोर्सेस में जो वैकेंसी है वो 1,07,000 है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो गड्ढे हैं इनको भरने की कोशिश करनी चाहिए थी, रादर देन ये जो एक फैसला लिया गया बहुत तेजी से? इससे एक तो मिसकम्युनिकेशन हुआ, और ये जो चीजें खाली पड़ी हैं इसका कुछ अभी तक सोल्यूशन नहीं है। देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील विषय है, और मेरा भी, मैं रविशंकर जी से पूरा सहमत हूँ। सबसे मेरा भी यही निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा टीवी 9 के माध्यम से, कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। नौजवान हैं, भावुक हैं, उनके मन में अपने भविष्य के बारे में असुरक्षा की भावना है, चिंता है। यही कारण है कि वो उभर के आई, क्योंकि 2 साल तक लॉकडाउन रहा, महामारी रही। आपने स्वयं संख्या बता दी कि कितनी बड़ी जो वैकेंसीज हैं सेना के अंदर, पुलिस फौज के अंदर, पैरामिलिट्री में, वो एक देश की वास्तविकता है। सबसे बड़ी चुनौती है जॉबलेस ग्रोथ की। हमारे विकास को भी, प्रगति की दर को भी चोट पहुंची है पिछले 8 साल में। इसके कारण है 2 साल में तो सारी दुनिया को चोट पहुंची है। तो मैं उसका दोष नहीं देना चाहता कि भाई ये क्या कहा, पूरी दुनिया में कारोबार टूटे, रोजगार टूटे, ये सब जगह हुआ, पर हमारा 5.36% है। अब हमको अगर विश्व का नेता बनना है, हमको कई दृष्टिकोण से उसको देखना पड़ेगा। नौजवान को आश्वस्त करना पड़ेगा कि इस देश में तुम्हारे लिए, क्योंकि मीडियन एज हमारे देश की 27-28 साल है, 65% देश की जनसंख्या जो काम करने योग्य है वो युवा है। उनके लिए अवसर, उनके लिए रोजगार। क्या हम पर्याप्त काम कर रहे हैं उसके लिए? जी, अभी नहीं हो रहा, बात कर रहे हैं, पर 40% हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि 62-63% हमारी तरह के देशों की एवरेज है, कि हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो आपने बात कही, ये संवेदनशील तो है, उस पर क्या सोच विचार फिर करना चाहिए। कई बार ऐसी बात हो जाती है कि पुनर्विचार भी आवश्यक हो जाते हैं, हमने अभी हाल में देखा है। कारण उसका एक है
कि इस देश में हम सब लोग जन्म लिए, हम सब ने देखा, आगे बढ़े, कई युद्ध भी देखे, मेरी पीढ़ी ने, रविशंकर भाई भी उसी में, बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, कि 62 में हम स्कूल में थे, 71 भी देखा, 65 भी देखा, और उसके बाद दुनिया के और बदलते हालात भी देखे। पर इस देश में जो फौज होती है भारत की, वो पूरे देश के समाज को प्रतिबिंबित करती है। तो चाहे वो फौज में मराठा रेजिमेंट है या जाट है, या जहाँ से मैं आता हूँ छोटे राज्य से, वहाँ 3,75,000 तो भूतपूर्व सैनिक हैं। 74 लाख की आबादी है हिमाचल में। वहाँ अगर आप डोगरा रेजिमेंट हटा दो, कुमाऊँ गढ़वाल का नाम, ये चीज़ें लोगों को, अब ये सारी चीज़, इसमें संवेदनशीलता जुड़ी है। दूसरा एक बात जो असुरक्षा का मैंने कहा, उन आश्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि फौज की तो ट्रेनिंग ही अपने में अलग होती है, और उसके बाद जो आएंगे, एक तो रीजनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है भारत की सेना का, अपनी देश की विविधता को देखते हुए, वो आवश्यक है। इस पे सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि सोच समझ के लाए हैं। सुधार होने चाहिए अगर कोई चिंताएं, कुछ बात, क्योंकि एक सोशल सिक्योरिटी नेट, जो वेलफेयर की हम बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, मैं बधाई देता हूँ, इन्होंने, मौजूदा सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता दी इसको, 1 रैंक 1 पेंशन को, OROP को। तो अब जो नई फौज आएगी उसके लिए सुनिश्चित हो पेंशन और जो बाकी बेनिफिट्स हैं, एक सुरक्षा का घेरा, सामाजिक लेकिन सर सुरक्षा बताया तो ये जा रहा है कि डिफेंस बिल के अंदर 26% पेंशन है, उसी से बचने के लिए 4 साल रखा गया। नहीं, वो तो देखिए सरकार उस पर कह सकती है, पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो समझे हैं, हमारे भी परिवारों में बहुत लोग फौज में हैं, पहले भी रहे, रिटायर भी हो गए। इस विरोध पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा ही नहीं, वो डिफेंस में देखिए, बेसिक एक सवाल पूछा हूं सर। एक सैनिक को ट्रेन करने में, एक मैं नॉर्मल जवान की बात कर रहा हूं, एक जवान को ट्रेन करने में पहले 9 महीने लगते थे, अब 6 महीने हो गए। 3 महीने की उसकी छुट्टी हो गई, और 3 महीने की उसको छुट्टी मिलती है, और 3 महीने वो बेसिक ट्रेनिंग लेता है। मैं इन्फेंट्री की बात कर रहा हूं। 1 साल जो है एक जवान, आप समझ लीजिए ऐसे ही चला गया 4 साल में से। बेसिकली ये 1 रिक्रूटमेंट और 1 पोस्टिंग की बात हो गई। 3 साल की पोस्टिंग होती है आर्मी में, 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा वो। ये आपको लॉजिकल लगता है कहीं से? नहीं, इसमें एक तो पहले वही कारण है कि उसके बाद कोई पेंशन नहीं है, जो मर भी जाएंगे उनको एक टाइम की पेमेंट मिलेगी। मैं तो सर आर्मी के लेवल से पूछ रहा हूं। जी, आर्मी के एक कंपनी कमांडर जो है, एक कंपनी कमांडर चाहता है कि उसके पास बेस्ट हो। अगर आपके पास नॉन टेक्निकल लोग आएंगे जो कि बेस्ट नहीं होंगे, और वो भी 3 साल के लिए बस आएंगे, और कोई बड़ा ऑपरेशन है जैसे गलवान हो गया, या आप बात कर लीजिए जिस तरीके से उरी हो गया, तो फिर वो करेगा क्या? वो किसको? वही पुराने लोगों को सर्कुलेट करता जाएगा। इसमें तो उसका फेथ ही नहीं आएगा। मैं ये सोचता हूं कि सरकार इस पे गौर करेगी, जहां आवश्यक होगा। रविशंकर जी, आप इस आश्वस्त एलिमेंट पे बोलना करेंगे। चाहेंगे? कुछ बातें हैं जो चिंता की भी हैं, पर जैसे मैंने कहा है, बहुत ही सेंसिटिव विषय है। ठीक है, नहीं मैं ये बात एकदम बड़ा सामने टेक्निकल, उठी मैं है, यहाँ पे कई तो सारे इसका जर्नल्स बैठे हैं समाधान सर। शांतिपूर्वक तरीके से निकले, कई यही सारे देश जर्नल्स के बैठे हित हैं, में और जब होगा। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये, देखिए क्या है, इंडियन आर्मी को आप जो देंगे वो करेगी, बिकॉज दैट्स हाउ इंडियन आर्मी इज। लेकिन देयर वाज वंस सैम मानेकशॉ, अभी वो सैम मानेकशॉ नहीं है, एंड प्रोबेबली कई सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अब मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट इसलिए क्योंकि एक कंपनी कमांडर अच्छे ऑपरेशंस में कैसे लेगा सर? देखिए, पहली बात यह है कि इस विषय पर अगर आपको इतना डिटेल चर्चा करनी थी, तो आपको फेयर इनफ, आपको आर्मी की तरफ से किसी को बताना अंडरस्टूड, नहीं अंडरस्टूड। अब आपने बोला, मुझे सर बोलने आप दीजिए। कानून मंत्री रह चुके, इसलिए मैं टेक्निकल बात पूछ रहा था आपसे। प्लीज शो, क्योंकि आर्मी ने किस कारण से निर्णय किया, तीनों सेना के अध्यक्ष थे, रक्षा मंत्री थे, डिटेल्ड स्टडी हुआ, तो अच्छा विषय को एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने समझने की कोशिश की है, बस मैं संक्षेप में बता दूं, विस्तार से प्लीज मेरा बोलना भी ठीक नहीं होगा, Sure. कि वो आर्मी के एज प्रोफाइल को कम करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, और वो 1 साल के बाद ट्रेनिंग होगी, और जो आर्मी के अंदर इन सर्विस ट्रेनिंग एक परमानेंट फीचर है। ऐसा नहीं कि एक बार आईपीएस बन गए ट्रेनिंग खत्म हो गई। आप भी जानते हैं, Sure. कर्नल हो या मेजर हो, या सबको ट्रेनिंग में जाना पड़ता है इन सर्विस ट्रेनिंग में। तो उनको भी 1.5 लाख का पैकेज मिलेगा अगर वो विड्रॉ करेंगे, एट्रिशन होगा जो कहते हैं वो, और उसके बाद उनका सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, पुलिस में, बाकी स्टेट गवर्नमेंट प्रस्ताव रखा है, हम उनको देंगे, तो ट्रेन लोग का एक पूल भी अवेलेबल रहेगा।
अब एक बात है, इसके पीछे और क्या कारण है विस्तार से अच्छा होता, आप बुलाते ठीक है, एक बार point चर्चा point कराइए सर। एक बात खाली मैं एम्प्लॉयमेंट पर, क्योंकि आपका सेशन लाइव जा रहा है, बिल्कुल सही कहा आनंद जी ने कि इसकी चिंता होनी चाहिए, चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन देश का एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या बदला है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। आज भारत में 100 स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बन गए, आपको पता है। भारत स्टार्टअप कैपिटल हो गया वर्ल्ड का। यूनिकॉर्न का मतलब 7,000 करोड़ का टर्नओवर। कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं? सड़कें सबसे अधिक तेज गति से बन रही हैं, तो लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है कि नहीं? आईटी मंत्री के रूप में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत आगे प्रमोट किया। 14 में देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 270 है। आपके नोएडा में 93 फैक्ट्री आ गई है। मैं चाइना से फैक्ट्री उठा करके ले आया था एप्पल की, कोरोना के बीच में ही, बाकी आई। आज लगभग 6-7 लाख लोग उसमें काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो रजिस्टर है उसमें पिछले 17 से अब तक 3.5 करोड़ लोग ऐड हुए हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि और करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हुआ भी है और करने की ज़रूरत है, हम लोग मिलके करें। लेकिन एक बात आप जान लें, ये तभी होगा जब पूंजी निवेश होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये हमेशा हमें समझना जरूरी है और हमारी सरकार उसके लिए प्रयासरत है। सर, आप कानून मंत्री रह चुके हैं, समझना चाहूंगा बुलडोजर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून मंत्री को एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और अभी मैं कानून मंत्री के साथ साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा ले रहा हूं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी है कि वैसे वो बात लालू जी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जो चीज सबजुडिस है, हाँ, देखिए इस बात को समझिए, अरे मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट नोटिस किया है, 3 दिन का वक्त दिया है। अब अभी मैं कुछ भी बोला, ये कुछ भी बोले तो वो हेडलाइन है और आप कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज, और वो पकड़ेंगे बाकी सभी कि रविशंकर जी आपने टीवी में बोला, हमको भी बोलिए, तो हम क्या करेंगे? इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूं। कोई बात नहीं, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक ही बात खाली कहनी है कि इस देश में चुनौतियां बहुत हैं। अभी आपने बात की ना कही, तो हर चीज पर बवाल क्यों भाई? कितना बवाल क्यों होना चाहिए? तो अगर कुछ लोग बवाल करते हैं, जानबूझकर करते हैं और प्रायोजित रूप से करते हैं, तो उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इतना मुझे कहना है। आनंद जी, आपसे एक सवाल है। अब तो हो गया ना सर? हाँ, नहीं, सर थोड़ा सा मिलूंगा आपसे। आनंद जी, एक सवाल है आपसे, नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, जो अभी हम हाल देख रहे हैं? देखिए, खैर मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, जो रवि भाई कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश पहले होता है हम सबके लिए, और मेरी हमेशा यही सोच रही। पर जहाँ तक रोज़गार की बात है, जैसा आपने भी कहा अभी कि रोज़गार पैदा हो रहे हैं, रोज़गार में क्या हो रहा है, हर किसी ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ प्रयास किया। इस देश की पहली मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मैं कह सकता हूँ आज गर्व से, जब मैं उद्योग और वाणिज्य मंत्री था, वो पहले मैंने भारत देश को, हमारी सरकार ने, पर वो नीति दी जिसमें डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स कायम हुए, जो आज आगे बढ़ रहे हैं। हमने डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कायम करने का सिलसिला शुरू किया, वो मेरे कार्यकाल में था। और फ्रेट कॉरिडोर्स तो आप भी रहे मंत्री लंबे समय, वो एक निरंतरता है, वो काम चल रहा है। पर सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी का एक, स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की भी एक सीमा होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया में आप देखें, जो 3rd 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आए, वो कैसे आए? टेक्नोलॉजी की ज़रूरी होती है, एसिमिलेशन ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी भी आवश्यक है, पर केवल टेक्नोलॉजी से या सर्विसेज सेक्टर से नौकरी नहीं होती। मेरे पास सामने टाइमर चल रहा है, मैं आपसे एक जल्दी से एक चीज उससे वो नौकरी नहीं पैदा होती। क्या हम लोग नौकरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आएगी। हम लोग स्किल क्रिएट कर रहे हैं सर? जितनी होनी चाहिए उससे कम है, पर आपको दोनों मिश्रण रखना पड़ेगा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सेमी स्किल्ड भी रखना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात है, उसको स्किल्ड भी रखना पड़ेगा। और ये बात अंत में मैं कहूँगा, जो आज आपने विषय उठाया था और सारे देश में चर्चा है, ये हर जगह पे लागू है, इंक्लूडिंग आर्मी के अंदर।
क्योंकि अब जो हम यूक्रेन और रूस का युद्ध देख रहे हैं उसमें केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड टैंक कॉलम्स, आर्मर्ड कॉलम्स, वो एक जवान जो ट्रेंच से निकल के अपने कंधे से मिसाइल चला के निकाल देते हैं, तो दोनों की जरूरत रहती है। You're absolutely right. लेकिन आनंद जी और रविशंकर जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज एन ऑनर आपसे बात करना। लेकिन एक चीज नोट करना जरूरी है, नंबर वन, हर चीज पे बवाल जरूरी नहीं है, और दूसरा, प्लीज प्लीज शांति बनाए रखें। ये दोनों अलग अलग पार्टी के नेता हैं और दोनों एक साथ इस चीज को बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम दोनों की सामूहिक राय है और देश की। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत कुछ साथ करने का स्कोप है और आपने देखा उसको। धन्यवाद।